नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया डेली के इस खास शो में जिसका नाम है मुद्दा गर्म है और जनता के बीच जनता के मुद्दे लेकर के पहुंचते हैं। लेकिन हमेशा की तरह अभी आपको पता है कि जिस तरह से मौसम ने करवट ले ली है और गर्मी आते आते देखिए अब तो बरसात का सीजन ऐसा लग रहा है सामने आ गया है, यानी कि बाहर बारिश है, इसीलिए हम न्यूज रूम के अंदर में है। द शो मस्ट गो ऑन जो हमारा हमेशा का फंडा रहा है और आज भी हम यही यहां पर अपनाते हुए न्यूज रूम के अंदर में है। लेकिन चर्चा आपके ही मुद्दे की यहां पर होगी। जिस तरह से धुरंधर 2 को जबरदस्त आप लोगों का प्यार मिल रहा है, फैंस जो है वो देखने जा रहे हैं और देखिए एक ही दिन में जबरदस्त कमाई जो है धुरंधर 2 ने यहां पर कमा ली। और ऐसे में ये आपको बताए कि अब राजनीति भी इस पे हो रही है। धुरंधर द रिवेंज, इसके ऊपर में राजनीति का दौर, मौलानाओं की तरफ से तमाम बयानबाजी का दौर सामने आ रहा है। वैसे आप और हम सब जानते हैं कि धुरंधर मूवी जो पहला पार्ट है या फिर दूसरा ये पार्ट जो बना है, दोनों में ही आतंकवाद को लेकर के जो है तमाम तस्वीरें दिखाई गई हैं कि किस तरह से नोट जो है वहां पर नकली बनाए गए, वो देश के अंदर में जो है वो लाए जा रहे थे, उसका सप्लाई हो रहा था और इसी के साथ हथियारों की सप्लाई हो रही थी। आतंकवाद किस तरह से जो है वो पनप रहा था, कैसे पाकिस्तान जो है भारत को खत्म करने के लिए अपने तरफ से एक साजिश जो है वो बुन रहा था। इन सब को लेकर के ये मूवी की पटकथा जो है वो लिखी गई है। धुरंधर 2 में भी इसी को और आगे बढ़ाते हुए तस्वीरें जो है वो आई। लेकिन ऐसे में मौलानाओं का ये कहना है कि अब ये मूवी सिर्फ पैसा कमाने के लिए जितने डायरेक्टर्स हैं उनकी तरफ से हिंदू मुस्लिम का रूप देते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसमें आतंकवाद से कहीं ज्यादा हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की गई है, समाज को बांटने की कोशिश की गई है। और ऐसा ही बयान जो है कांग्रेस सांसद की तरफ से भी सामने आ गया। इमरान मसूद का यह कहना है कि अगर आपको तारीफ करनी ही थी मूवी में तो आप इंदिरा गांधी की तारीफ करते। उन्होंने जिस तरह से जो अमेरिकी प्रेसिडेंट है उनको जबरदस्त जवाब दिया था, आपने यहां पर उस बात की तारीफ की जिसने अर्थव्यवस्था जो है उसको पूरी तरह से निचोड़ करके रख लिया, यानी कि नोटबंदी का जिक्र वो कर रहे थे। और उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि जबरदस्ती की अपनी पीठ थपथपाती यह सरकार यानी कि मोदी सरकार दिखाई दे रही है। धुरंधर के मूवी के जरिए जो है अपनी एक पटकथा और अपनी पीठ थपथपाने वाली यह सरकार जो है बन गई है, यानी कि तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से इसको लेकर के प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। इस बीच में कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने एक और बड़ी बात कही। उन्होंने कहा यह मूवी बेकार है, इसको देखने कोई नहीं जाएगा। तो यहां पर एक बात जरूर हम बता दें कि इस मूवी ने जबरदस्त पहले ही दिन का कलेक्शन किया है, जिसने अब तक के इतिहास के हर कलेक्शन का रिकॉर्ड यहां पर तोड़ करके रख दिया है। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ यहां पर जुड़ चुके हैं, हमारे साथ आलोक वत्स जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के नेता है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। मृगेंद्र चौधरी जी है, पॉलिटिकल एक्सपर्ट है, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ यहां पर अजय पत्रकार जी है, सीनियर जर्नलिस्ट है, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ अमित आर अग्रवाल जी है, फिल्म मेकर है, आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। कोशिश करेंगे जल्दी से हमारे साथ संजय मिश्रा जी जो है वो भी जुड़ जाए, पॉलिटिकल एक्सपर्ट है, उनका भी हम स्वागत कर लेंगे, चर्चा उनसे भी हम चलाएंगे। लेकिन इन सब के बीच में सबसे पहले हम अमित जी आपके पास आते हुए, अब इस मूवी की आलोचना बहुत हो रही है, जबकि फैंस बहुत जबरदस्त इसको जो है अपना प्यार दे रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। ऐसे में ये जो पटकथा लिखी गई इसको एक अलग रूप मौलाना देते हुए दिखाई दे रहे हैं या कांग्रेस सांसद देते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप कैसे देखेंगे, क्योंकि आप खुद फिल्म मेकर हैं, किसी भी पिक्चर को मूवी को बनाने में एक रियल स्टोरी कहां तक सच्चाई लेकर के आती है और कहां उसमें जो है थोड़ा सा चेंजेस किया जाता है, इस पर थोड़ा सा रोशनी डालिएगा। देखिए, जो लोग धुरंधर की पहले आलोचना हुई थी, कुछ क्रिटिक्स थे, अनुपमा चोपड़ा, सुचरिता त्यागी जैसे, जिन्होंने इसे प्रोपेगेंडा फिल्म कह दिया था। तो मैं उन लोगों से पूछना चाहूँगा, और उन्होंने बाद में अपने रिव्यूज़ डिलीट भी किए थे, तो क्या ये ऐसे बेपेंदी के लोटे हैं कि ये एक बात पे टिके नहीं रह सकते? जब आपने रिव्यू कर दिया, आपको एक चीज़ लग रही है, कितनी भी आलोचना हो, जो आपके अंदर से आप फीलिंग आई थी फिल्म को देख के, वो आपको रखनी चाहिए नेट पे। तो इसका मतलब आपका रिव्यू गलत था, आपने किसी एजेंडा के तहत उसे प्रोपेगेंडा फिल्म जो है करार दिया। फिल्म एक रियल इंसिडेंट्स पे बेस्ड है, वो ये नहीं कहती कि वो रियल है, वो कहती है रियल इंसिडेंट्स पे बेस्ड है। तो सारी चीज़ें आप देखें, जो टाइमलाइन देखें फिल्म की, वो एक एक करके सारी फिट होती है। और ये एक फैक्ट है, जो नोटबंदी पे लोग रो रहे हैं कि ये हो गया वो हो गया, जो इंडिया में टेररिज्म था वो पाकिस्तान के नकली नोटों से फंड हो रहा था। जब ये नोटबंदी की गई उसके बाद आपने कश्मीर में पत्थरबाजी के इंसिडेंट सुने?
उसके बाद पहले जो है बम जो हैं 2014 से पहले कैसे फटते थे, कभी बॉम्बे में फट रहा है, कभी पुणे में फट रहा है, कभी जो है इधर फट रहा है, क्या कहते हैं श्रीनगर में फट रहा है, कभी दिल्ली में फट रहा है। अब लग रहा है कि चीजें कम हुई हैं। हाँ, तो ये जो है टेरर फंडिंग जो है वो किस तरीके से आईएसआई कर रहा था, किस तरीके से उसने अपने एसेट्स इंडिया में प्लांट किए हुए थे, और ये फैक्ट है। मतलब रहमान डकैत आप देखिए, लियारी गैंगवार आप गूगल कीजिए तो वो सारी टाइमलाइन आपको दिखेगी। तो किस तरीके से ये प्रोपेगेंडा फिल्म है, ये इसलिए हर्ट कर रही है जो लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं, क्योंकि उनकी सारी चीज़ें बाहर निकाल के डाल दी। मुंबई अटैक्स होते हैं इंडिया में 26/11 पे, क्यों उस टाइम की सरकार अटैक नहीं कर पाती है पाकिस्तान पे? क्यों उसे अमेरिका की लॉलीपॉप चाहिए कि जी हमारा ये कर दो? क्यों आप इतने सशक्त नहीं हैं कि आप पाकिस्तान पे अटैक कर सकें? तो दिस इज अ फेलर जो सामने लेके आई है पब्लिक के सामने, और पब्लिक को इसलिए फिल्म पसंद आ रही है। इसलिए फिल्म पसंद आ रही है। लेकिन अजय जी मुझे बताइएगा, क्योंकि मौलाना जो है वो ये कह रहे हैं कि इसको जबरदस्ती का हिंदू मुस्लिम बना दिया गया, लेकिन हम जहां तक मूवी को देख पा रहे हैं, उसका ट्रेलर देख पा रहे हैं, अभी तक तो मैंने ये मूवी देखी नहीं है इसलिए मैं मूवी के बहुत अंदर में जाकर के बातें नहीं लेकिन आतंकवाद को लेकर के है जो इसका पहले सीरीज की अगर हम बात कर ले तो वो आतंकवाद, और ये वाला सीरीज भी आतंकवाद बेस्ड है। तो ऐसे में इसको हिंदू मुस्लिम क्यों दे रहे, जबकि आप खुद कहते हैं कि आतंकवाद का कोई मजहब या धर्म नहीं होता? देखिए बरेलवी आप जो हैं साहुद्दीन रिजवी जी काफ़ी विद्वान लोगों में, अधिकतर उनके बयान आते रहते हैं, उनके पास मीडिया जाता रहता है। आपको बता दें इस समय जो उन्होंने बयान दिया है, मुस्लिम दबाव में एक पूरी एक स्ट्रेटजी चल रही है कि कोई भी चीज़ अगर भारत के फेवर में है और पाकिस्तान के ज़बरदस्त विरोध में है तो उस पॉइंट को दुर्भाग्य की बात है देश में कुछ तथाकथित सेकुलर लोग हवा देते हैं। उनके दबाव में ये इन्होंने बरेलवी जी ने बोला। ये कौन है सेकुलर लोग? हाँ, ये जिसके सेकुलर दबाव में लोग, है? ये तथाकथित सेकुलर लोग हैं जो देश के मीडिया में, देश के तमाम उस पर प्रोपेगेंडा में योजनाबद्ध तरीके से रहते हैं ताकि देश की अच्छी स्थिति ना हो, उसी में इन्होंने दे दिया। मगर आपको वहीं बता देना है कि जहाँ तक बरेलवी जी की बात है तो बहुत क्वालिफाइड, चूँकि बहराइच के हम इनको जानते हैं, इनके घर भी गए कई बार। इन्होंने अभी एक दिन पहले भी एक बयान दिया है जिसमें आजम खान ने कहा है कि ईद को काली टोपी पहन करके लोग बहुत बुरी तरीके बरेलवी साहब ने, साबुद्दीन रिजवी जी ने झाड़ा है उनको। अब बोले नहीं, लोग टोपी पहन करके ना जाएं और ईद को सौहार्दपूर्ण बनाएं। आपको ये भी हम बता दें जिस इनका बयान है ये इनका डिस्प्यूटेड बयान आया है, सभी लोग और दांतों तले उंगली दबाए हुए कैसे। आजम खान ने जो यहाँ पर निर्देश दिया, आजम खान का इन्होंने जबरदस्त विरोध किया। हिंदुस्तान में पसमानदा, तो इसका भी विरोध कर देते ना, उनको कौन रोक रहा था? ये जो बयान है इनका, आपको बताना है कई ऐसा सिंडिकेट है बॉम्बे में या जो वहाँ से संचालित होता है, ख़ासतौर से पाकिस्तान से D2 गैंग का, उसका प्रभाव इतना है। उसका मतलब नहीं कि इनके बरेलवी जी के उस पर, मगर उनके भी लोग हैं चाहने वाले, उनके जरिए उन्होंने दबाव बना के बयान दिला लिया। मतलब ये कैसे मौलाना हो गए कि दबाव में आप यहाँ पर आ गए हैं? अगर नहीं दबाव इतना थोड़ी ना दबाव चलेगा, और बच्चे थोड़ी ना है कि दबाव में आ जाएंगे और ऐसा बयान दे देंगे। कली का बरेलवी का उनका बयान है, जब आजम खान ने कहा काली टोपी तो उन्होंने विरोध किया। पसमानदा समाज का सबसे उनको जहाँ अच्छा लगा वहाँ विरोध कर दिया। नहीं ये भी कह सकते हैं ना कि उनको जो अच्छा लगा उसका विरोध कर दिया। जो उनको सही ये लग रहा है, धुरंधर 2 में हिंदू मुस्लिम दिखाया गया, उन्होंने इसको हिंदू मुस्लिम से जोड़ दिया। बतलाना ये बयान निश्चित तौर पे सिंडिकेट के द्वारा दिलाया गया है। ये सिंडिकेट इतना हावी है। शहाबुद्दीन रिजवी जी क्या इतने बच्चे हैं कि दबाव में आ जाएंगे और ऐसा बयान दे देंगे? और बीजेपी पर यह आरोप हमेशा से लगता रहा है कि आप हिंदू मुस्लिम करते हैं, और ये ऐसा लग रहा है जैसे धुरंधर 2 आप लोगों ने बनवाई है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है किरण जी कि जो फिल्में बनती हैं उसमें थोड़ा मिर्च मसाला ऐड हो जाता है। वो उसका कारण है कि जिससे उसकी पब्लिसिटी ज़्यादा हो। लेकिन अभी कुछ दिनों से जो फिल्में बन रही हैं, कुछ फिल्में जैसे आपको केरला वाली फिल्म बनी थी, उसमें द केरला स्टोरी, उसके बाद शायद कश्मीर फाइल्स करके भी एक फिल्म बनी थी, तो इन सब में सत्यता को भी दिखाया गया था। ये अलग बात है कि उसको फिल्माइजेशन किया गया था, उसमें कुछ मिर्च मसाला ऐड हो जाता है, लेकिन वस्तु स्थिति सच्ची थी। और ऐसा हमारे देश में हो रहा है, होता आया है, और इस तरीके से लोग प्रताड़ित किए जा रहे हैं। और जैसा कि भी डायरेक्टर साहब ने कहा, मैं उनकी बात से सहमत हूँ कि जो भी इस तरीके की फिल्में आती हैं
उसमें कुछ सच्चाई तो होती है। और भारत में जिस तरीके से आतंकवाद ने अपना पैर जमा लिया था और अपनी शाखाएं फैला दी थी, तो ये नोटबंदी के बाद उस पर मैं ये तो नहीं कहूँगा कि पूरी तरीके से लगाम लगा है, क्योंकि अभी हाल में ही ये लाल किले पे वो बम धमाका हुआ, लेकिन पहले के मुकाबले बहुत कम हुआ है। और जितने भी मेजर्स लिए जा सकते हैं इस गवर्नमेंट के द्वारा, उस मेजर्स से ये साबित होता है कि अब इनका शिकंजा दिन पर दिन कसता चला जा रहा है। और कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे अभी ये शहाबुद्दीन रिजवी साहब की मैं बहुत इज्जत करता हूं, क्योंकि वो एक ऐसे मुस्लिम नेता हैं जिन्होंने समय समय पर सही सही बातें कही हैं। लेकिन आज मैं उनके इस बयान से हतप्रभ हूं कि उन्होंने इस तरीके की बातें क्यों की, इसको हिंदू मुस्लिम एंगल से क्यों जोड़ा। क्या ये सच्चाई नहीं है कि पाकिस्तान से यहाँ पर इन्फिल्ट्रेशन होता है, हमारे यहाँ की गतिविधियों को रोकने की कवायद होती है? मुंबई में जो कांड हुआ उसके पीछे पाकिस्तान था, कश्मीर में जो वारदात हो रहे थे उसका सपोर्ट था, उसके बाद पहलगांव में जो कांड हुआ वो मुस्लिम लोगों के द्वारा पाकिस्तान से आके किया गया, और दिल्ली में भी जो लोग इसको जिन्होंने किया उनकी भी तारें पाकिस्तान से जुड़ी हुई थी। अब सरकार की सख्ती के कारण इन लोगों के हाथ पांव फूल रहे हैं, और इस तरीके की जब सच्चाई दिखा दी जाती है तो उस पर ये प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं हिंदू मुस्लिम का। अगर हम इतने ही बुरे होते तो आप बताइए, कोई अगर आपके यहाँ कोई मुसलमान हो तो उसको बुला के पूछिए हमारी जितनी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, मैं गिनाऊंगा नहीं क्योंकि सबको पता है, उसमें क्या हमने मुसलमान को उससे वंचित रखा है? परसेंटेज अगर आप देखेंगी तो आप हतप्रभ हो जाएंगी। 41% रसोई गैस, 36% मकान, 39% शौचालय मुसलमान भाइयों को और बहनों को मिला है। तो हमारी नीयत साफ है। हम जब कहते हैं कि हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेके चलते हैं तो चलते हैं। विश्वास ही तो नहीं कर पा रहे ना आप लोगों पे, जितने भी मुस्लिम समुदाय के मौलाना है विश्वास ही तो नहीं कर पा रहे, ये विश्वास दिलाने में नाकामयाब हो रहे हैं लग रहा है। इस पे आएंगे, बात करेंगे। देखिए रिजवी साहब का तो बहुत ये आलोक जी जो है वो कहते हैं कि मैं बहुत सम्मान करता हूं, आप भी क्या सम्मान करते हैं शाही मुफ्ती मौलाना चौधरी इफ्राहिम हुसैन का? उन्होंने भी इसको इसी बात से जोड़ करके उन्होंने कहा है कि जो अदालत है या जांच एजेंसियां हैं, जब तक किसी चीज को वो क्लियर नहीं कर देती हैं कि वाकई हिंदू मुस्लिम जो होते हैं वो आतंकवादी होते हैं, तब तक आप ऐसी मूवी कैसे बना सकते हैं? आप टारगेट कर रहे हैं जो कि गलत है यहाँ पर। और एक बार फिर से उन्होंने इसी बात को दोहराया कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, तो फिर आप खुद क्यों जोड़ रहे हैं इस बात? देखिए ऐसा है, रही बात मूवी की, तो जिन मौलानाओं को प्रॉब्लम है वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अगर उनको लगता है एज पर लॉ ये चीज़ गलत है। और ये बात दूसरी, हम मेन क्वेश्चन पे आते हैं कि क्यों है ये मूवी, क्यों आ रही है इस टाइप की। देखिए पाकिस्तान का जो इंडिया में एजेंडा है वो केवल कश्मीर नहीं है, गजवाए हिंद है, पूरे हिंदू समाज को मुसलमान में कन्वर्ट करना। अगर आप देखते हैं 2025 में जब हमारा ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो मैंने एक्शन लिया था, तो वहाँ के आर्मी जनरल है आसिम मुनीर, वो कुरान की आयतें पढ़ रहे थे लाइव ऑन टीवी कि हम गजवाए हिंद करेंगे और हम ऐसे मतलब जन्नत में जाएंगे, शहीद होंगे, ये है वो है। तो आप देखिए पहले पाकिस्तान ने डायरेक्ट फाइट की इंडिया के साथ, ठीक है, 75 में वो हार गया, 65 में हार गया, 99 में हार गया। अब उसको समझ में आ गया कि मैं डायरेक्ट तो इंडिया को हरा नहीं सकता, तो उसने स्ट्रैटेजी चेंज करी जिसमें उसने सेपरेटिज्म को बढ़ावा दिया कश्मीर में और पंजाब में। अंडरग्राउंड जो टेरर ऑपरेशन हुए, टेरर मॉड्यूल जो बनाए गए, ठीक है, लव जिहाद भी उसका ही पार्ट है, बाहर से फंडिंग होती है, क्योंकि संख्या जब हिंदू ही कम हो जाएगी तो धीरे धीरे जो है वो थोड़ा थोड़ा टुकड़े टुकड़े अलग करना चाहते हैं, ठीक है। अब इसके तहत क्या है कि जो पहले आई है मूवीज़, कश्मीर फाइल हो गया चाहे केरला स्टोरी हो गया, उसमें ये दिखाया गया है कि अब पाकिस्तान जो है अंडरहैंड क्या ऑपरेशन करता है इंडिया में, ठीक है, शांति भंग करने के लिए। इसमें यह दिखाया गया कि इंडियन गवर्नमेंट ने क्या एक्शन लिए हैं उसको ठंडा करने के लिए। तो सिंपल सी बात है, दो कंट्रीज़ के स्ट्रेटेजिक ऑपरेशंस को पहले में जो है डिस्क्लोज किया गया पाकिस्तान के, और अब इंडिया का रिएक्शन दिखाया गया। और देखिए आप पाकिस्तान ठंडा भी हो गया है। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो वहाँ पर सेपरेटिस्ट जो लीडर थे उनका और सेंटर में जो गवर्नमेंट है उनका एक अलायंस बना हुआ था इनफॉर्मल, किसके लिए? पैसा खाने के लिए। स्पेशल जो है कैटेगरी स्टेट बनाया हुआ था, 90% जो है ग्रांट्स वहाँ जाती थी, 10% केवल लोन। जो और स्टेट है वहाँ पे 60% जो है ग्रांट मिलती हैं, 40% लोन मिलता है, और वही पैसा सेपरेटिस्ट जो लीडर हैं वहाँ की जनता को फंड करके जो है ब्लास्ट कराने में यूज़ करते थे, ठीक है, केओस क्रिएट करने में यूज़ करते थे। अब क्यों बंद हो गया? क्योंकि फंड खत्म हो गए हैं।
कंट्रोल आ गया बाहर से लेकिन आप जिस नोटबंदी के लिए अपनी पीठ थपथपा रहे हैं उसके लिए तो कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ये कह रहे हैं कि ये तो गलत है, आपने रीढ़ तोड़ दी ये क्या बोलते हैं भारत की टेरर नेटवर्क नहीं, वो तो भारत की कह रहे हैं। भारत कहाँ पे सब ग्रोथ रेट लोग क्या परेशान हैं देखिए, आपके इस फैसले से, लोग परेशान हो कोई गए। भी अगर ब्रॉडर लेवल पे फैसला होता है कंट्री के अंदर, उसका एकदम से इमीडिएट इफेक्ट आता है, बट वो 2 से 4 महीने में एब्जॉर्व हो गया था। क्या इंडिया ग्रोथ रेट डाउन गई है? इंडिया 4th जो है बिगेस्ट इकोनॉमी बन गया वर्ल्ड की और 3rd बन जाएगा 2027 के बाद, ये टारगेट है। तो कहाँ ग्रोथ रेट रुकी है? रीढ़ की हड्डी अब देखिए, अब ब्लास्ट कम हुए हैं, झगड़े कम हुए हैं, सेपरेटलिस्ट जो लीडर है जो कूदते थे बहुत ज़्यादा चिल्लाते थे वो ठंडे पड़ गए हैं। नहीं, इसी बात को लेकर के आलोक जी ये बताइए, क्योंकि जो ये कह रहे हैं हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए हैं, लेकिन अगर मैं ऑपोजिशन की बात करूं उनके तरफ से तो यही कहा जाता है, नहीं बिल्कुल सच्चाई है, लेकिन ऑपोजिशन ने यहां पर भी डिफरेंशिएट किया है कि अमीर और ज्यादा अमीर हो गए, गरीब गरीब हो गए, और अमीरों को काउंट करके ये जो 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है इसको यहां पर लाया गया है। ये है यहाँ का डाटा, इस तरह से ऑपोजिशन इसको ऐसा डाटा तो मैंने कोई देखा नहीं है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि अमीर और अमीर हो गए हैं। तो मनी बिगेट्स मनी, ये तो पुरानी कहावत है कि जिसके पास पैसा है वो मल्टीप्लाई करके आगे जो मल्टीप्लाई करके आगे बढ़ जाता है, और जिसके पास नहीं है वो अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ही अपनी ज़िंदगी काट के ख़त्म हो जाती है। लेकिन इकॉनमी जब बढ़ती है तो सारी चीज़ें बढ़ती हैं, और जब सारी चीज़ें बढ़ती हैं तो वहाँ के जनसंख्या में जो भी लोग हैं वो भी बढ़ते हैं। अब जिसका 10,000 इनकम था, उसका अगर इनकम आके 16,000, 17,000, 18,000 हो गया तो नेचुरली है कि वो भी बढ़ा अपने दायरे में। अब जिसकी 100 मिलियन की टर्नओवर थी वो नेचुरली अपने पैसे से 150 मिलियन चला जाएगा। तो ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, कोई ऐसी बात नहीं है। जिसके पास ज़्यादा खेत होगा उसके पास ज़्यादा आमदनी होगी। लेकिन हम फिर भी, उन्होंने तो बड़े बड़े बिजनेसमैन का जिक्र कर दिया, आप समझ पा रहे हैं। मुझे पता है उनका इशारा कहाँ पे था, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि जिन लोगों के पास इस तरीके की चीज़ें बढ़ाने की क्षमता, आप देखिए रिलायंस जाके यूएसए में वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिफाइनरी लगा रहा है। क्या यूएसए के पास ये क्षमता नहीं थी? क्यों हिंदुस्तान के लोगों को वहाँ न्योता दे के बुलाया है इस काम के लिए? तो ऐसा नहीं है, हमारा सब लोग बढ़ रहे हैं, समाज बढ़ रहा है। हाँ, डिफ्रेंशिएशन है, लेकिन वो धीरे धीरे घटता चला जा रहा है। अब अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, रिक्शा वाला की लड़की IAS कर रही है, ठेला वाला का लड़का IPS बन रहा है। इसका मतलब उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस ने अपने रिजिम में बिल्कुल बैठा दिया था पूरे इकोनॉमी को, वो उसको उस कवायद को करने में हमारा मेन मिशन जो है वो 2047 का है, हम उसको प्राप्त करें। ठीक है, आ रही हूँ अजय जी आपके इसमें जो ये कहते हैं ना कि भाई इनकम डिस्पैरिटी बढ़ी है, वो अनपढ़ लोग हैं, उनको कुछ पता नहीं है। ठीक है, जो रिच पॉपुलेशन है इंडिया की वो लेस देन 10% है। हम बात करते हैं पर कैपिटा इनकम ग्रोथ की। 2016-17 में जो था डेटा वो ये कहता है कि $1183 था। अब वो बढ़ के 2023-24 में कितना हो गया है? 2132, लगभग डबल होने के पास पहुंच गया है। और 2030 तक जो है $4,000। अब देखिए क्या होता है कि जब आपकी कंजम्पशन बढ़ती है तो डिमांड बढ़ती है, डिमांड बढ़ती है तो सप्लाई बढ़ाने के लिए इंडस्ट्री लगती है, जब इंडस्ट्री लगती है तो जो है जॉब जनरेट होती है, जब जॉब जनरेट होती है तो लोग काम करते हैं, कंपटीशन बढ़ता है, उससे लोगों की इनकम जो है बढ़ती है। ये इकोनॉमिक एक जो होता है डिमांड एंड सप्लाई का एक सिस्टम होता है जहाँ पे इक्विलिब्रियम जो है एस्टेब्लिश होता है। तो जब भाई अमीर बढ़ेगा तभी तो इंडस्ट्री लगाएगा वो। पर देखिए आप जनमानस की इनकम लेवल, जो पहले बाइक नहीं खरीद पाते थे, और आज जो है हर तीसरा आदमी जो है गाड़ी खरीदने की क्षमता रखता है, चाहे वो लोन के थ्रू ले, जैसे मर्जी ले, पर वो कर सकता है। आपकी कर्ज में अगर आप गाड़ी खरीद रहे हैं तो इसको हम ये तो नहीं कहेंगे कि जितने बड़े आदमी कर्ज तो वो भी लेते हैं। आप कर्ज लेके आप गाड़ी लीजिए, इससे इनकम आप जनरेट कर सकते हैं ना। आपके पास अपॉर्चुनिटी तो होगी। अगर आपके पास लोन की फैसिलिटी गाड़ी तो लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी नहीं है, आप लाइबिलिटी को आपकी एसेट में जनरेट करने का मादा तो आपके अंदर होना चाहिए ना। इसके लिए आपको एजुकेशन चाहिए। अगर घर के लिए गाड़ी ले रहे हैं उसको आप कमर्शियल यूज के लिए लगा सकते हैं। बिल्कुल, लोगों ने लगा रखी है। अब क्या हो गया, इंटरप्रेन्योर स्किल के ऊपर भी गवर्नमेंट ने जो है फोकस किया हुआ है ना। स्किल डेवलपमेंट भी तो हो रही है, लोगों को बताया जाए कि आप देखिए तो गाड़ी चलाए लोग, बिल्कुल ड्राइवर बन जाए। बिल्कुल, चलिए ठीक है। हाँ, देखिए एक्चुअली में जहाँ तक अमीर हुआ है, ये बात भारत पे नहीं पूरे दुनिया में समाजवाद हर जगह ख़त्म हो गया। इवन रशिया में ख़त्म हो गया, चाइना में ख़त्म हो गया, वहाँ भी प्राइवेट सेक्टर आ गए और अमीर सब अमीरों का ही राज्य है। अमेरिका में देखिए जो जितना बड़ा अमीर होगा वही राष्ट्रपति। यहाँ पर ये चीज़ नहीं हुई है। यहाँ अमीर अच्छी बात है, ये एक अच्छी बात है। पर कैपिटा इनकम बढ़ी। दूसरा जो गरीब है वो इसलिए भी नहीं आगे बढ़ पाया कि एक वजह है कि बहुत बड़ी पूंजी, परंतु उसको इतनी सुविधाएं मिल रही। कहीं कहीं ऐसा भी है कि गरीब ने रिस्क नहीं लिया।
अगर कहीं कहीं ऐसा भी है कि गरीब को अगर तनख्वाह मिल रही ज़्यादा, गरीब को खाने के लिए 2 वक्त की रोटी मिल जाए यही बहुत है, वो रिस्क क्या कहीं लेगा? अगर ज़्यादा मिल गया, जिंदगी सुनिए, रिस्क पे है। कहीं अगर ज़्यादा मिल गया है कोई अच्छी सरकारी कर्मचारी में, तो पता चला उसको किसी ने ड्रिंक की आदत डलवा दी, ये डलवा। परंतु यहाँ के गरीब को फ्री में गेहूँ मिलता है, फ्री में चावल मिलता है, किसान को यहाँ पे किस्त मिलती है और वृद्धा को वो मिलती, तो गरीबों को सुविधाएं भी बहुत है। कहीं कहीं पैसे वाले जो अच्छी सैलरी पा रहे हैं 50,000 रुपए, आ रही है उससे आपके पास। गरीब है वो अगर देखे तो दोनों बराबर। अपोजिशन तो ये कहता है आप जो 80 करोड़ को यहाँ पर फ्री और मुफ्त में राशन देते हैं, आप रोजगार देते हैं, तो मुझे लग रहा है उनके लिए और बेहतरी। बहुत अच्छी बात आपने की। अब आप देखिए कांग्रेस के रिजीम में क्या था, कांग्रेस के रिजीम में कंट्रोल में मिलता था, परंतु उनके जो एजेंट थे वो कमाते थे, उनको पैसे देने पे शक्कर मिलती थी, चावल शक्कर पैसे देने पे मिलती। दूसरा, उस समय इतनी सुविधाएं नहीं थी, इस समय गरीबों को सुविधाएं ज़्यादा है, इसलिए गरीब के लिए ये सरकार ज़्यादा अनुकूल है, ज्यादा अनुकूल है। अच्छा, हम अगर एक फहरिस्त देखें अभी हाल फिलहाल के ही कुछ वक्तों में, द केरला स्टोरी, इससे पहले कश्मीर फाइल्स, इससे पहले बंगाल फाइल्स, फिर उसके बाद अब ये धुरंधर 1 और पार्ट 2 अब सामने, तो ये नहीं लग रहा है एक प्रोपेगेंडा के तहत बॉलीवुड भी जो है वो कहीं ना कहीं इस सरकार की चीज़ों को लेकर के जा रहा है? ऑपोजिशन भी तो बार बार इसी बात को कह रहे हैं कि आप इंदिरा गांधी पे क्यों नहीं मूवी बना लेते, उन्होंने भी तो बहुत बेहतर काम किए, उन्होंने भी तो ज़बरदस्त जवाब दिया, 71 ही दिखा देते कम से कम, ये सब क्यों नहीं है? तो क्या बॉलीवुड भी अब सरकार की तरफ से और उन्हीं के लिए मूवी बनाता है? देखिए, फिल्म मेकर एक स्टोरी चुनता है और उसके ऊपर फिल्म बनाता है। तो अब कोई इंदिरा गांधी की स्टोरी पसंद नहीं है? अगर किसी को इंदिरा गांधी के ऊपर 71 की फिल्म बनानी होगी तो वो भी बनाएगा। 1-2 फिल्म आई भी थी बांग्लादेश लिबरेशन के ऊपर जो नहीं चल पाई, लेकिन इंदिरा गांधी के ऊपर भी फिल्म मेकर बना देगा। पॉइंट ये है कि कश्मीर फाइल को आप प्रोपोगेंडा फिल्म कैसे कह सकते हैं? क्या वहाँ से हिंदू नहीं निकाले गए? क्या हिंदुओं को नहीं मारा गया? क्या जो पूरे 10 लाख जो कश्मीरी पंडित थे उनको ये नहीं कहा गया रालेव गालेव और चालेव कहा गया? तो प्रोपोगेंडा फिल्म नहीं है। केरला स्टोरी को आप कह रहे हैं लव आतंकवाद, जिहाद नहीं है, आतंकवाद है। लव आतंकवाद क्या नहीं हो रहा? मैं खुद पर्सनली ऐसे केसेस को जानता हूं जहां पे लड़की को फंसाया गया, और वो भी कोई वो गांव वाली नहीं, मतलब शहर की अच्छी खासी लड़की को, और फिर जब वो प्रेग्नेंट हो गई तो उससे कहा गया कि अपने बाप से बोलो कि अपने 10 करोड़ की कोठी मेरे नाम पे करे, और उसने खुद को आग लगा ली। और ये कविनगर गाज़ियाबाद आप करेंगे, वहाँ का काफ़ी मशहूर केस है। तो जो ये लव आतंकवाद जो है किया जा रहा है, क्या इसके ऊपर फिल्म नहीं बननी चाहिए? कैसे प्रोपेगेंडा फिल्म है? तो ये कहना बड़ा आसान है एक पॉलिटिकल विचारधारा के लोगों के लिए, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है, कोई भ्रष्टाचार नहीं है कि जी अंबानी अडानी को ये कर दिया वो कर दिया। अगर आपके पास कोई प्रूफ है लेके आओ ना, अगर आपके पास प्रूफ है ऐसा तो कुछ लेके आओ। लेकिन इनके पास जो विपक्षी पार्टी हैं इनके पास कुछ है ही नहीं। इनकी जो वो थी, क्या कहना चाहिए, टेरर नेटवर्क से फंडिंग या जो भी कह लो, एक उससे फंडिंग थी, वो सब बंद हो गई है। और ये जानते हैं कि अब ये कभी पावर में आ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि भारत की जनता समझ गई है कि कौन सी पार्टी उनके लिए सही है, कौन सी पार्टी उनके काम में काम नहीं कर रही है। और जैसा अभी इन्होंने कहा, राशन के लिए मैं जानता था पहले कैसे लाइन लगी रहती थी, पैसे खिलाओ तब राशन मिलता था। आज आप राशन की दुकान पे चले जाइए, आपको फ्री राशन है, कोई पैसा नहीं देना, कुछ नहीं देना है। तो जब सरकार चीज़ें मुहैया करवाएगी और गरीबों को मुहैया करवाएगी, जो एक कहना चाहिए लार्जर वर्ग है उसको मुहैया करवाएगी, तो वो उसी को वोट करेंगे ना। आपने क्यों नहीं काम किया? आप तो यहाँ पे 60 साल थे, 70 साल थे, क्यों नहीं काम किया अच्छा, आपने? तो इंदिरा गांधी के वक्त में काम नहीं हुआ? मैं आ रही हूँ आपके साथ। सबसे ज्यादा नुकसान इंदिरा गांधी ने किया है फिल्म और लिटरेचर का, सबसे ज्यादा। इंदिरा गांधी ने क्या किया कि गायक को बुलाया, किशोर कुमार को। अशोक कुमार की जब चूंकि बहुत इज्जत करते थे किशोर कुमार, चूंकि छोटे भाई थे, किशोर कुमार से कहा कि गाना लिखो मेरे फेवर में, और मैंने जो आपातकाल लगाया है इसके फेवर में। किशोर कुमार खड़ा रहा, बोला नहीं। उसने धीरे से कहा, आना भी देखा, जाना भी देखा, एक खानदान का जमाना भी देखा और एक जनाना भी देखा। इशारा उसने संजय गांधी की ओर कर दिया। उसके बावजूद भी जीवित उतर के चला गया वो। किशोर कुमार के गाने बंद करा दिए हिंदुस्तान से। उस समय रेडियो सुनने के लिए अगर किसी को दिल्ली सुनना होता था, अगर दिल्ली के बाद मेयर लगाना है तो स्टेशन बदलना पड़ता था, एंटीना लगाना पड़ता। लोगों ने सीलोन से सुनना शुरू कर दिया बिना का गीत माला। सीलोन से सुनते थे हिंदुस्तान के लोग, काफ़ी ऊंचे ऊंचे पेड़ों पे वो लगा देते थे उसके टॉवर।
आपको बता रहा, दूसरा इन्होंने क्या किया, किस्सा कुर्सी की एक फिल्म आई थी, उसको बैन कर दिया, तमाम फिल्मों को बंद कर। ये सच है, बकिया, हाजी मस्तान और दाऊद इन लोगों के समय पनपे इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के समय। सुन चलिए, लीजिए, इसी पे मैं अति कहमत। हाँ, हाँ, यही नहीं, इंदिरा गांधी ने और जो काम किया राजीव गांधी, सुन लीजिए, बेहद शर्म की बात है, हिंदुस्तान के एक वित्त मंत्री को जो कांग्रेस का था, जिसने आरोप लगाया बोफोर्स में, प्रूफ दिए कि राजीव गांधी ने दलाली खाई बोफोर्स में, उनको भेजा गया था किसके पास, बखिया और हाजी मस्तान के उसमें, कि इंदिरा विकास पत्र ले लो, किसान विकास पत्र, उससे हेल्प ली गई फाइनेंस को कि 5 साल के लिए तुम पैसा जमा कर दो। हालांकि वो एक ठीक थी कुल मिलाकर के इकोनॉमिक के हिसाब से, मगर ये परिवार उनसे पैसा देश की मदद के लिए, आपको बताना, जो सिंडिकेट पनपा है उसको पनपाने में इंदिरा गांधी ने सबसे गंदा काम किया। यही नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा शायर अकबर इलाहाबादी था, उसका नाम नहीं आया चूंकि उसने नेहरू परिवार के एक व्यक्ति को एक बार बेइज्जत कर दिया था कि आखिर अपनी नज़रें ठीक करो। ये रिजल्ट क्या हुआ कि इमरजेंसी के बाद एक फिल्म आई अमर अकबर एंथोनी, राइटर ने क्या किया, उसमें एक लाइन और, मैं हूं अकबर इलाहाबादी, उसने जोड़ दिया। हिम्मत इसलिए कर पाया चूंकि जनता पार्टी की सरकार, मैं इसी हिम्मत का आपसे जो है वो उस पर जिक्र करूंगी, लेकिन इस बीच में आप कह रहे थे कि इंदिरा गांधी की सरकार और इंदिरा गांधी फेलियर रही, क्यों? देखिए, बात अगर हम अपने इंडिया लेवल पे करते हैं तो बहुत से रिफॉर्म किए होंगे। जब बात आती है इंटरनेशनल रिलेशंस की, जब बात आती है पाकिस्तान के संबंध की, तो 1975 में इंडिया ने पाकिस्तान को बुरी तरह से डिफीट किया था। 93,000 जो उनके सोल्जर्स से हमने कैप्चर कर रखे थे। उस समय इंदिरा गांधी जी जो है कश्मीर के लिए कुछ ना कुछ डील कर सकती थी, उनकी जो पोजीशन बहुत स्ट्रांग थी, यानी जो आज़ाद कश्मीर वो बोलता है पाकिस्तान उनके पास है, वो हम अपने पास ले सकते थे। अब जो 90s के अंदर जो है पाकिस्तान न्यूक्लियर जो है पावर बन चुका है, अब डायरेक्ट फाइट में हम जा नहीं सकते हैं, तो अब कश्मीर लेना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। और ये गवर्नमेंट अभी भी ये कह रही है कि हम जो उनके पास कश्मीर है, पूर्वी जो कश्मीर है, उसको भी हम लेकर रहेंगे, जबकि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है आज के टाइम में। तब भी ये सरकार इतना विल रखती है। इंदिरा गांधी जी के पास भारत की पॉलिटिकल सिक्योरिटी के लिए कोई ना तो विजन था, ना उनके पास कोई विल थी, वो केवल और केवल क्षेत्रीय जो है पॉलिटिक्स में उलझी। इसके साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा, 2010 में एक मूवी आई थी राजनीति, ठीक है, जिसमें रणबीर कपूर और करीना कपूर थे। तो कांग्रेस ने 3 मेंबर की जो है डेलीगेशन बनाई थी, उसने जब स्क्रीनिंग कर ली थी ना, उसके बाद जो है वो फिल्म जो है लोगों को देखने के लिए मिली थी। तो ये इतना खतरनाक इनका सेंसर था तब भी, तो ये अपने खिलाफ कभी भी किसी फैक्ट को बाहर नहीं आने देते हैं। अब जो है लोगों को सच्चाई जो पता चल रही है इनके बारे में, क्योंकि देखिए पाकिस्तान जो मैंने से पहले बताया ना, डायरेक्ट फाइट में तो नहीं आ सकता है। नहीं, लेकिन मृगेंद्र जी, जो बात अजय जी ने बताई है कि पहले जो था फिल्म मेकर्स मतलब गवर्नमेंट के अगेंस्ट में मूवी बनाया क्या करते थे, जिस तरह से इन्होंने कहा बैन लगा दिया, कर दिया। नहीं, अमर अकबर एंथोनी, उस पर भी उन्होंने अकबर इलाहाबादी, मैं आ रही हूँ आपके पास आ रही हूँ। हाँ, आप क्या कह रहे हैं? हाँ, मैं मौलाना ने जो विरोध किया है उसमें मैं एक बात, मैं आ रही हूँ मृगेंद्र जी। हाँ। मौलाना ने जो बात बोली है, मौलाना जितने भी मौलाना हैं, जिस इस तरीके का जो भी कोई अच्छी चीज़ होती है, कश्मीर फाइल बनती है, केरला फाइल बनती है, उसमें सब सच्चाई दिखाई गई है, डॉक्यूमेंटेड है सारी चीज़ें। मौलाना जिसने भी इस फिल्म का विरोध किया, क्या वो इस बात से एग्री करते हैं कि पाकिस्तान बैक नहीं करता है आतंकवाद को, पाकिस्तान गतिविधि नहीं चलाता है आतंकवाद की भारत के खिलाफ? इस चीज़ से वो बैक नहीं कर सकते। मौलाना के लिए मैं बस 2 लाइनें यहाँ पर बोल रहा हूँ कि चेहरे तो झुर्रियों से भरे, दिल जवान है। क्या बात है? चेहरे तो झुर्रियों से भरे, दिल जवान है, दिन में है शेख, रात में सलमान खान है। क्या बात है? इनके मौलानाओं के 2-2 चेहरे हैं। तालियां हो जाए। ये यही फिल्म अगर कोई इंदिरा गांधी की अगर ये बात कर रहे हैं कि इंदिरा गांधी फिल्म नहीं, अभी आई थी इंदिरा गांधी की मूवी, आपने उसका क्या किया? इमरजेंसी एक फिल्म आई थी, कंगना रनौत ने उसमें एक्टिंग की थी, उस फिल्म को ये कोर्ट में लेके चले गए, कोर्ट में उसको पास नहीं होने दे रहे थे, उसको रिलीज नहीं होने दे रहे थे। इंदिरा गांधी भी फिल्म बनी है, आप वहाँ भी विरोध कर रहे हो। नेगेटिव दिखाया गया ना, कुछ पॉजिटिव भी तो दिखाइए, ऐसा तो नहीं है कि पूरी तरह से फेलियर, जिस तरह से मृगेंद्र जी कह रहे हैं, कुछ तो अच्छा किया होगा देश के लिए। नेगेटिव ये इनके हिसाब से दिखा रहे हैं ना, जो वास्तविकता है वो दिखाई गई फिल्म में, और धुरंधर में वही दिखाई गई है, केरला फाइल में भी वही दिखाई गई है। अभी अपने हिसाब से, जैसे मैंने बोला, दिन में है शेख, रात में सलमान खान है। मौलानाओं का ये हाल हो रखा, मौलानाओं का ये हाल हो रखा है। जी अजय जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ। देखिए, अभी भाई साहब ने बड़ी अच्छी बात कही थी, सन 1971 की। हकीकत है कि इंदिरा गांधी और भुट्टो में जो समझौता हुआ था, उसमें ये तय हो गया था कि ये सैनिक जो है भारत वापस नहीं करेगा, पहले आप मुझे वो कश्मीर दीजिए। लगभग ये समझौता हो गया था। ये कटु सच है। सुनिए हुआ क्या है, जो कटु सच है, पाकिस्तान के पेपर उठा लीजिए, भारत के पेपर उठा लीजिए। उसी वक्त बेनजीर का एक फोन आया
किसके पास? राजीव गांधी के पास, सोनिया जी के हस्बैंड के पास और संजय गांधी के पास। मजबूर थे इंदिरा जी कि दोनों लोगों का बेनजीर से बहुत अच्छी दोस्ती थी। ये मैं कोई राजनीतिक आरोप नहीं, ये सच है। और एकाएक पलट गया, इंदिरा जी भी मजबूर हो गई। उसका मैं सबूत बता रहा हूँ। जिस समय संजय गांधी मरे, मैं दिल्ली में था, मैं देखने गया। उनका तमाम लोगों ने, इंदिरा जी आई, इंदिरा जी के आंसू नहीं आए, यूनुस फपक फपक करके रोया था। मैंने देखा है आंखों से। इंदिरा जी 4-5 बजे लगभग फिर गई और उन्होंने जाके उसकी घड़ी और चाबी गुच्छा देखा, चूंकि स्विस बैंक। तो भाई साहब ने जो कहा था उसमें मजबूरी थी कि बेनजीर की बात मान ली। यही बात नेहरू जी करते थे। एडविना माउंटबेटन जो कह देती थी, एडविना माउंटबेटन ने कह दिया था, मैं नेहरू नहीं छोड़ सकती हूँ, हिंदुस्तान छोड़ नहीं। और जी, ये तो वही हाँ, है। हाँ। जब नेहरू जी पहली बार प्रधानमंत्री बने, जब हमारा संविधान लागू नहीं हुआ था, तो जब हमारा संविधान लागू नहीं हुआ ना, संविधान तो 1950 में लागू हुआ है, तो नेहरू जी को प्रधानमंत्री किसने डेजिग्नेट किया था? उन्होंने तो किया था, माउंटबेटन ने। और किसने किया है? ये तो अंग्रेजों के बिठाए हुए प्रधानमंत्री थे। बाद में जो है जनता बहुत अनपढ़ थी उस समय। लिटरेसी रेट कितना था? बहुत कम था, 30% से तो कम। आजादी हुए थे तो बहुत कहाँ उतना अनपढ़ थे, किसी को वोट डालनी नहीं आती थी। तो जो जिसने प्रधानमंत्री, वो अंग्रेजों ने जिनको प्रधानमंत्री बनाया, आगे उनकी बेटी प्रधानमंत्री बनी। जनता ने कहाँ चुना किसी को? जनता तो आप चुनने लगी है। ठीक है। अब दूसरी बात, किशोर कुमार के गाने और फिल्में इंदिरा गांधी जी ने डीडी नेशनल पे बंद कर दिए थे। क्यों? उन्होंने इनकी इमरजेंसी को सपोर्ट करने से मना कर दिया था। यही सवाल तो मेरा था। मैं आपके पास आती हूँ अमित जी, लेकिन यही आलोक जी सवाल तो मेरा था कि उस वक्त में कम से कम सरकार के अगेंस्ट में, इंदिरा गांधी के अगेंस्ट में फिल्में बनती थी, जिसको बैन करने का भले ही काम किया गया हो, लेकिन फिल्म मेकर वो हिम्मत दिखाते थे। आपके वक्त में क्या नहीं है कि फहरिस्त एक लंबी सी है कि सिर्फ क्या हुआ था इतिहास में वही दिखाने की बात आ गई, और कैसे इस सरकार ने जो है तमाम चीजों को लेकर के वो आए। किरण मैडम, कहाँ एडविना माउंटबेटन पे चले गए, ये कहाँ चले गए यूसुफ के बाद? अरे अब बात आनी चाहिए कि वो एपस्टीन फाइल में क्या है, ये जानने का मुझे बहुत उत्सुकता है। अब आप प्लीज, आप बोल रहे थे तो मैं सुन रहा था। अब लोगों के अंदर, अब लोग, यंग जनरेशन जो भी है, वो अब नेहरू जी क्या करते थे, यूसुफ क्या करते थे, बहुत से ऐसे लोग थे, बहुत कुछ करते थे। मैं बहुत इतिहास जानता हूँ, जगजीवन राम के बेटे का भी इतिहास जानता हूँ, कांग्रेस के NSCOI के अध्यक्ष का भी इतिहास जानता हूँ, जो वो कनॉट प्लेस में जो है वो अपोजिट दी पोस्ट ऑफिस, वहाँ पे भी जो कांड हुए थे उस सबसे मैं वाकिफ हूँ। सुरेश राम ने भी जो कांड किए थे वो भी सब वाकिफ हूँ, लेकिन अब उस सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब हम ज्यादा उत्सुक हैं कि एपस्टीन के पास कौन सी फाइल है, उसमें कौन से लोग हैं जो पूरी दुनिया को आज अपने पॉकेट में रख के चल रहा है। आज उस आदमी ने पूरे दुनिया को अपने पॉकेट में रखा हुआ है, जो चाहता है वो करवा रहा है। मेरा जिज्ञासा वहां पे है। और रही बात कि सही है कि जो भी फिल्में अब बन के आ रही हैं वो सत्यता से उठाकर उसको थोड़ा सा अपने चाशनी में रंग के पेश कर रही हैं, लेकिन सत्यता है और लोगों को जानने का अधिकार है। अब ये झांगुर बाबा क्या वहाँ भजन करता था? पूरी दुनिया जानती है लव जिहाद का वो पैदा करता था, उसके लिए फंडिंग करता था, उसके लिए 8 IPS सपोर्ट कर रहे थे। नहीं, वो अलग बात है। अगर 4 ओपन है और तमाम दल के नेता, इवन भाजपा के कुछ नेताओं का भी प्रश्रय था झागुल बाबा को, ये भी कटु सच है। देखिए, अगर उसको सपोर्ट नहीं होता तो इतना बड़ा साम्राज्य कैसे खड़ा कर लेता? आप तो सिर्फ IPS की बात कर रहे हैं, मैं तो नेताओं की भी बात कर रहा हूँ। वो छिप के थोड़ी काम करता। जो वो शीश महल खड़ा कर दिया था इतना बड़ा, क्या वो किसी के नजर से छिपा हुआ था? बहुत अच्छी बात। तो इसलिए उसको सबको मालूम है किन किन का सपोर्ट है पूरा। देखिए, नेहरू जी के बारे में कहने का मेरा तात्पर्य ये था कि कांग्रेस पार्टी की जो फाउंडेशन है ना, वो भी रिलायबल ग्राउंड पे नहीं है, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल पे नहीं है, वो केवल अथॉरिटी ट्रांसफर है। ठीक है, स्यूडो मोनार्किस्ट को हम बोलते हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा था कि देखिए, आज तो चलो उनके ये बोल रहे कि हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। क्या किशोर कुमार जी हिंदू मुस्लिम करते थे? क्या मनोज कुमार जी की जो फिल्म है 10 नंबरी और चोर मचाए शोर, उसमें कोई हिंदू मुस्लिम था? उनको भी बैन करने की इंदिरा गांधी जी ने कोशिश करी थी, क्योंकि उन्होंने इनकी जो है इमरजेंसी मूवमेंट को सपोर्ट करने से बिल्कुल ही मना कर दिया था। यानी कांग्रेस सरकार के पास तो कोई मुद्दा भी नहीं था। ये तानाशाही करते ही करते हैं और दूसरों को बोलते हैं कि वो तानाशाही कर रहे हैं, जबकि तानाशाही खुद करते हैं बहुत ज्यादा। अब लोगों के सामने जो सच्चाई आ रही है ना, तो इनको प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि इनका फ्यूचर खतरे में है। लोगों को ये पता लग रहा है ना कि बिहाइंड द सीन क्या क्या कांड हुए हैं 1992 में।
90 के दशक में कितने कांड हुए हैं, कश्मीरी पंडित यहाँ पे आ गए, वहाँ से निकाल दिए, क्यों एक्शन लिया गया वहाँ पर, ये सब चीज़ें इन मूवीज़ में अब हाईलाइट हो रही हैं। लेकिन वहां पर तो अपोजिशन ये कह रहे हैं कि वीपी सिंह से के साथ जो गवर्नमेंट है वो बीजेपी की ही थी, गठजोड़ में थी, देखिए ऐसा इसीलिए नहीं हुआ। स्पेशल कैटेगरी स्टेट था और आप जानते हैं बहुत डिस्टर्ब स्टेट था। हाँ। तो स्टेट गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती, सेंट्रल को अभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है। नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट में थे और स्टेट गवर्नमेंट में आपकी फारूक अब्दुल्ला थे। नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट थी ना, हाँ नरसिम्हा राव की ना, तो वो तो स्टेट में थे, ये सेंट्रल में थे ना, सेंट्रल में थे। अभी भी सेंटर ने किया है ना, तोड़ दिया ना कश्मीर को, क्या किया, सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटिव जो है स्टेट बना दिया ना इसको, तब भी ये मेजर ले सकते थे, संविधान में है प्रावधान, आप 2 स्टेट को तोड़ करके एक स्टेट बना सकते हो, एक स्टेट में से 2 से 3 स्टेट बना सकते हो, क्यों नहीं किया? ऐसा तो हुआ, ऐसा हुआ है बिल्कुल। आपसे जो सवाल मैंने आलोक जी से पूछा था वो तो फिर उधर से उधर चीजें घूम गए, छांगुर पे भी आ गए, लेकिन क्या उस वक्त में फिल्म मेकर को एक हिम्मत थी? हम छांगुर पे आ गए, जो वर्तमान में था वो तो नेहरू जी को, हमको लगता है अब कुछ दिन के बाद सैकड़ों साल हो जाएगा। नहीं, मुझे तो लगता है बीजेपी हमेशा याद रखेगी नेहरू जी को। अगर यहाँ पर अपोजिशन से कोई होते, खास करके कांग्रेस तो पक्का यहाँ पर जरूर कहती कि बीजेपी नेहरू जी को भूल जाए, ये हो नहीं सकता। आगे आने वाले अच्छा, बच्चे याद हाँ। रखेंगे, नेहरू जी ऐसा काम कर गए हैं महात्मा गांधी, आगे आने वाले बच्चे हमेशा याद रखें। मैं आपको बता दूं, याद रखेंगे सकारात्मक या नकारात्मक में? किसी छोटे बच्चे से अगर आप कह दीजिए महात्मा गांधी बन जाए, प्लेवे नहीं बनने को तैयार है ये देश की, क्योंकि महात्मा गांधी के बारे में या नेहरू के बारे में वो जान गया। आज आप किसी भी कांग्रेस के नेता के बच्चे से बोलिए नेहरू जी के बारे में, तो कहते हैं देश के टूटने की वजह नेहरू जी भी रहे। हर छोटा बच्चा कहता, बुजुर्ग कहता नहीं नेहरू जी बहुत अच्छे थे। चलिए ठीक है, इस पर हम आगे बातचीत करेंगे, लेकिन मुझे फिल्म मेकर के बारे में बताइए, क्योंकि फिल्म मेकर में पहले ही जिस तरह से अजय जी और बाकी सबने कहा, हिंदू मुस्लिम भले ही नहीं था, सरकार के विरोध में मूवी बनी है और उसमें कुछ जो है कटाक्ष चीजें दिखाई गई होंगी, डेफिनेटली तभी रोका गया होगा, तो वो पहले हिम्मत थी और आज के वक्त में नहीं है, क्योंकि बार बार तो अपोजिशन इसी बात को यहाँ पर उठाते हैं कि आज के वक्त में बॉलीवुड में भी किसी को हिम्मत नहीं है कि वो इस तरह से जो है एक मूवी बना दे जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो, उनके लिए नेगेटिव दिखा दे। देखिए पीके तो गॉड के इसमें था ना? नहीं, वहाँ पे हिंदू मुस्लिम नहीं आया, फिर वो हनुमान जी की फोटो मुंह पे लगा के बोल रहा है कि थप्पड़ मारो, तो वो नहीं था। हिंदुओं के साथ जो मर्जी कर लेंगे ये लोग, तब तो कोई बोलता नहीं है, वो तो हमारे इंडिया में ही है। और यहाँ पर इस मूवी में पाकिस्तान के अंदर एक्शन दिखाए गए, इंडिया में नहीं दिखाए गए हैं, तब भी इनको प्रॉब्लम हो रही है। ये जो पूरी मूवी है ना, मैं वही बात कह रहा हूँ कि जो पाकिस्तान का जो है मोड ऑफ ऑपरेशन है इंडिया में, उसको हाईलाइट कर रही है सीरीज से कि वो कैसे ऑपरेट कर रहा है इंडिया में, और उसको सरकार कैसे काउंटर कर रही है, चाहे वो हमारी नोटबंदी है, चाहे हमारे स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन जो हमने किए हैं अभी भी, चाहे उरी में किया था, चाहे हम पहलगाम में कर रहे हैं, चाहे और चीजें, ये मूवीज वही दिखा रही हैं। ये नेशनल सिक्योरिटी का मैटर है, ना कि हिंदी मुस्लिम। जो हिंदू मुस्लिम था वहाँ ये बोले नहीं, हनुमान जी की फोटो मुंह पे लगा के बोलते तमाचा मारो, तो ये बर्दाश्त कर लेंगे अगर उनको इनके जो है जिनको ये मानते हैं, चाहे जिसकी भी रिस्पेक्ट करते हैं, उसके अगर कोई नाम ले लेना गलती से, तो उसके खिलाफ ये मरने मारने को तैयार खड़े हो जाते हैं। फोटो लगाना तो बहुत दूर की बात है। तो हिंदुओं के साथ इनजस्टिस हो रही है, मैं आपको बता रहा हूँ, मुसलमानों के साथ नहीं हो रही है। नहीं हो रही है यहाँ पर जी। हाँ जी, जो मेरा वही सवाल था कि क्या पहले के वक्त में हिम्मत और आज के वक्त में हिम्मत नहीं? देखिए जो फिल्म्स चलती हैं वर्ल्ड वाइड, वो चलती हैं इमोशंस के ऊपर, ठीक है, जो भावनाएं हैं हमारी उसके ऊपर चलती हैं। तो कोई भी फिल्म मेकर जब वो फिल्म बनाता है तो चाहता है कि लोगों की जो भावनाएं हैं उनके अनुकूल फिल्म बनाए, क्योंकि तब लोगों के इमोशंस जो हैं कैरेक्टर्स से कनेक्ट होते हैं, फिल्म से कनेक्ट होते हैं। तो अगर कुछ गलत काम हुआ ही नहीं है तो आप उस पर कैसे फिल्म बना दोगे? मेरा पहला प्रश्न ये है। तो सबसे पहले तो ये कोई मुद्दा तो दें कि ये काम गलत हो रहा है। जब मुद्दा ही नहीं है तो कैसे आप फिल्म बना दोगे, एंटी या प्रो? मतलब आपके वक्त में देश में कुछ भी गलत चीजें नहीं क्या है? गलत हो रहा है? कुछ कमी, कोई गलती, आप बताइए, आप न्यूज़ एंकर हैं, आप बताइए क्या गलत हो रहा है? देखिए इस टाइम इकोनॉमी बूम कर रही है। आप आम आदमी से जाके पूछिए, जैसा इन्होंने भी बताया, जो आदमी साइकिल पे चल रहा था मोटरसाइकिल पे चल रहा है। मेरा ड्राइवर, उसके 2 घर बन गए हैं खुद के पक्के, और वो जब मेरे ख्याल से ज्वाइन किया था उसने 2012-2013 में, तो एक उसमें रहता था 1 रूम उसमें किराए पे लेके। तो ये इतने सैलरी तो नहीं मिल रही उसे कि अपने पक्के घर वो जो है सैलरी से बना ले, तो कुछ गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया होगा तभी तो बने। तो ये एक गरीब आदमी का हाल है। तो जब गरीब आदमी खुश है तो वो किसे वोट देगा? आज आपका एक अच्छा कुछ काम हो जाए गवर्नमेंट की वजह से, तो आप किसे वोट देंगे? उसी गवर्नमेंट को वोट देंगे ना।
तो आप क्यों नहीं कर पाए ये? क्यों आपकी हर चीज में पैसे पहले कमीशन खिलानी पड़ती थी, फिर काम होता था? आज लाल फीताशाही नहीं है, रेड कारपेट, रेड टेपिज्म है, राइट, सॉरी, काफी हद तक खत्म हो चुका है रेड टेपिज्म। टेक्नोलॉजी, हाँ, तो सब चीजें तो ऑनलाइन हो गई हैं। तो वो जो एक वो था ना कि दबंगाई जो खत्म हो गई, ये खत्म हो गया। तो जो इनका पूरा जो एक माफिया नेटवर्क था, जो इनका वो था कि भैया हम तुम्हें दिलवाएंगे इतना, हमें कमीशन दो। मिडिलमैन। अब डायरेक्ट सिटीजन टू जो है गवर्नमेंट कनेक्शन हो गया ना ऑनलाइन, मिडिल मैन को हटा रहे हैं। उसमें नोटबंदी भी इसमें भी काम कर रही थी। जो पैसा इकट्ठा कर रखा था ब्लैक मनी, जिस पे टैक्स नहीं लोग दे रहे थे, वो सब मिट्टी हो गया उनका। दूसरी बात ये है कि भाई जो रोड बनती है उस पर गरीब भी चलता है, पानी जो आ रहा है उस पर वो गरीब भी पीता है। और पाकिस्तान ये सोच के मिसाइल गिरता है कि अमीर पे गिरेगी, गरीब पे गिरेगी, उसमें भी तो गरीब काउंट हो रहे हैं। जब हम सिक्योरिटी कंसर्न को देखते हैं, नई मिसाइल डेवलप हुई हैं, फॉरेन जो कंट्री से अलायंस स्ट्रांग मजबूत हुई है हमारी, पाकिस्तान को बैकफुट पे कर दिया है। पहले डेली डीडी, अब पहले तो ये बैकफुट पे किया है। अमेरिका के साथ तो जाकर के लंच खा करके आते हैं मुनीर। देखिए वो उनकी आपस की रिलेशनशिप है ना, आप उनकी शहबाज भी जाते हैं। आप उसकी जो है स्वतंत्रता को खत्म नहीं कर सकते ना, बट जो उनके आपके खिलाफ जो एक्शन है उनको आप जीरो कर सकते हो। वो तो बहुत हद तक डाउन कर दिया ना हमने। भाई वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, उसकी फ्रीडम है, वो जिस मर्जी से बातचीत करे। हमें कितना नुकसान पहुंचा रहा है वो। अब देखिए पहले क्या था, कश्मीर मुद्दे पे अमेरिका समझौते के लिए आता था, अब अमेरिका साइडलाइन कर दिया बिल्कुल। हम डायरेक्ट मिसाइल डाल रहे हैं, अब उरी में डाल रहे हैं, चाहे हम जहाँ मर्जी डाल रहे हैं। जब उरी घटना हुई और पहलगाम, हम देखिए पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक रात में ही कर दे रहे हैं। अब अमेरिका की परमिशन की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं रही है। ये पहले थी, ये परमिशन की आवश्यकता पहले थी। सबसे बड़ी बात, जो कांग्रेस 60 साल तक ये रोती रही कि आर्टिकल 370 नहीं हट सकता, जो फारूक अब्दुल्ला बोल रहा है कि आर्टिकल 370 लगा, हटा तो कश्मीर जल जाएगा, कुछ हुआ? तो सब एक पॉलिटिकल विल होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए और चीजें हो जाती हैं। तो बीजेपी के पास क्या ये पॉलिटिकल विल? और अतीक अहमद को मतलब इस मूवी में लेकर के आया गया, क्या बताने की कोशिश थी? क्योंकि अतीक अहमद किसके वक्त में फला फूला, जिस लेवल पर वो पहुंचा, तो क्या उस पार्टी को भी टारगेट करने की इस मूवी के जरिए कोशिश हुई है क्या? देखिए, मैंने कहा ना कि बहुत सी चीज़ों में, फिल्मों में कुछ चाट मसाला ऐड होता है। तो अतीक अहमद चाट मसाले के तौर पे है? अतीक अहमद एक रियलिटी है, इसको तो आप डिनाई नहीं कर सकती। उसका एक पैरेलल साम्राज्य चलता था। याद होगा आपको कि एक आईपीएस ऑफिसर ने उसका काफिला रोका था, तो 6 घंटे के अंदर उसका या 3 घंटे के अंदर उसने उसका ट्रांसफर करवा दिया। ये थी अतीक अहमद की तानाशाही का आलम। आज कोई अतीक अहमद यूपी में सिर नहीं उठा सकता। अगर उठाएगा तो उसको अगले चौराहे पे ही यमराज से सामना करना पड़ेगा। ये हमारी शासन की शक्ति है। आज यहाँ पर महिलाएं सुरक्षित हैं, लड़कियाँ सुरक्षित हैं। 12 बजे 11 बजे भी लोग आइसक्रीम खाने निकल रहे हैं। पहले ये आलम नहीं हो सकता था यूपी में। और हमारा मिशन है, चूंकि ये बिल्कुल बैठ गई थी व्यवस्थाएं, उसको उठाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारे शासन में घूसखोरी खत्म हो गई है, नहीं, मैं इस बात को नहीं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। है, लेकिन अनुपात में बहुत कम है। लेकिन जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं उसका डायरेक्ट ट्रांसफर हम उसके खाते में कर रहे हैं, तो उसको उसका 100% लाभ मिल रहा है। अच्छा, आपने यहाँ पर कहा कि बैठी हुई अर्थव्यवस्था को उठाने की कोशिश, यानी व्यवस्थाओं को उठाने की कोशिश हो रही है या हिंदुओं को उठाने की कोशिश हो रही है? क्या हो रहा है? देखिए, जब व्यवस्थाएं उठती हैं तो उसमें हर वर्ग उठता है। तो हर वर्ग तो उठ ही नहीं रहा है, यही तो कहते हैं ऑपोजिशन या मौलाना। मैंने कहा ना, आज बताइए, गरीबी की रेखा में क्या मुसलमान बिल्कुल नीचे चले गए हैं? अब वो आंकड़े देके बताएं। लेकिन ऐसा नहीं है, उनकी नजरिया ऐसा है। हाँ, कि जो भी चीजें हो रही हैं, पहले क्या था, क्या बोला था मनमोहन सिंह ने कि यहाँ की व्यवस्थाओं पर पहला मालिकाना हक मुसलमानों का है। ये कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने कहा था, किसी ने उसको डिस्प्यूट नहीं किया। हम ऐसा तो कभी नहीं बोले कि यहाँ पे सारे मालिकाना हक पर पहला अधिकार हिंदुओं का है। जिसकी योग्यता होगी उसका अधिकार होगा। मस्जिद में मंदिर निकाल करके मस्जिद तोड़ रहे हैं और कह रहे हैं, इसके लिए डायरेक्ट कहने की जरूरत थोड़ी ना है, इनडायरेक्ट वे में तो वही हो गया। किरण मैडम, आप मुझे एक बताएं, आप हिंदू हैं ना? किसी मस्जिद के अंदर कमल का फूल और सांप, जो बुत परस्ती में नहीं विश्वास करते हैं, वो क्यों पाया गया? और हमने, हमारी सही सुनता देखिए, हमने कोर्ट का सहारा लिया। हम बलवा भी कर सकते थे, हम दंगा भी कर सकते थे, हम उसको तोड़ के कैप्चर भी कर सकते थे, लेकिन हमने न्यायालय की शरण ली
और वहाँ से जो फैसला आएगा उसको देश को मानना पड़ेगा। जैसे बाबरी मस्जिद में आया, कोई मर्मरिंग हुआ कि दंगे हो जाएंगे, बलवा हो जाएगा, ये हो जाएगा, आगजनी हो जाएगी, कुछ हुआ? नहीं तो वर्शिप एक्ट का कोई मतलब नहीं, अजीज ही रहता है फिर ऐसे में। देखिए, आपको बतलाना है, चूंकि हर पॉलिटिकल पार्टी अपने शासन के हिसाब से काम करती है। वर्शिप एक्ट को अगर देखा जाए, ठीक से इम्प्लीमेंटेशन नहीं होने दिया। तमाम बार ऐसा हुआ, ये बात कांग्रेस में भी आई, कांग्रेस ने भी नहीं किया। आपको ये भी बता दें, एक चीज़ यहाँ चर्चा और चल रही थी कि इंदिरा गांधी ने या कांग्रेस के समय, हकीकत ये है कि इंदिरा गांधी के समय, राजीव गांधी के समय कहा गया मुंशी प्रेमचंद के जितने वो हैं उस पर फिल्म बनवा दीजिए। अगर बनवा देते, आज रशिया में सबसे ज़्यादा मुंशी प्रेमचंद पढ़ाए जा रहे हैं, यूक्रेन में नहीं, इंदिरा जी में। उनसे कहा गया है कि रजिया सुल्तान पे बढ़िया फिल्म बनवाइए जिसमें इंदिरा जी का रूप सर क्यों बनवाए? कोई भी सरकार किसी और के लिए क्यों बनवाए? वो तो अपने लिए मूवी बनवाएगी ना। मतलब अगर यही हो, कहें कि बीजेपी सरकार, केंद्र की सरकार ये सब ना बना करके इंदिरा गांधी पे एक मूवी बना दे, तो मुझे लग रहा है ये वाहवाही होगी। विद्याचरण शुक्ल सूचना प्रसारण मंत्री थे, फिल्म का काम देख रहे थे, और देवकांत बरुआ उसमें अध्यक्ष थे कांग्रेस। इन्होंने कहा कि आप ऐसा दिखाइए रजिया सुल्तान को और इंदिरा गांधी को, दोनों को एक साथ। अंत में नहीं बन पाई। तमाम उसमें क्रिएटिव, उस पर अगर पर्शियन थिएटर सिर्फ हिंदुस्तान में है, यहाँ पे मेघदूत, शाकुंतलम, ये नाटक लिखे गए हैं कालिदास ने। मैं किसी पे फिल्म नहीं। गुरुदत्त को इन्होंने ऐसे क्रैश किया, गुरुदत्त ने एक लिखा था कितने पाकिस्तान, अगर उस पर फिल्म बन जाती तो पूरे वर्ल्ड में हिट हो। भोजपुरी उसको हिट नहीं होने दिया इंदिरा जी ने और कांग्रेस ने, भोजपुरी उसमें फिल्में नहीं बनने दी। तब साउथ इंडियन ने खुद अपनी फिल्में बनाई। तमिल भाषा पे इतना गंदा इन लोगों ने बोला कि तमिल सबसे प्राचीन भाषा ही नहीं, जबकि हर विद्वान ये कहता है कि तमिल, संस्कृत के विद्वान भी कहता है तमिल सबसे प्राचीन। तमिल पे नहीं, उसका रिजल्ट रहा कि तमिल की, भोजपुरी की, मलयालम की फिल्में आज भी चल रही हैं। कहना नहीं चाहिए, हिंदी फिल्म में बहुत पैसा लगाने के बाद वो रजनीकांत एक फिल्म करते हैं, अपने आप बंद हो जाता है बॉम्बे, कर्मचारी चले जाते हैं। वहीं दूसरी फिल्म के लिए सब लोग पैसा खर्च करते हैं। तो वास्तव में क्रिएटिव उसको इन्होंने नुकसान किया। एक साहब ने सेकुलर का कहा था, उसमें मैंने एक शायरी बनाई है। आपने पूछा था अच्छा, आपने भी शायरी, इरशाद। कैसे कह दूं गद्दारों ने तोड़ा है, कैसे कह दूं ये मुल्क गद्दारों ने तोड़ा है, मेरा देश को सेकुलर यारों ने तोड़ा है, मेरा देश को तथाकथित सेकुलर यारों ने तोड़ा है, नफरत करने वालों की औकात न थी, देश मोहब्बत के नारों ने तोड़ा है, जो मोहब्बत की दुकान लगाए हुए थे। राहुल गांधी पे इशारा सीधे तौर पर। फिल्म ये अमित जी बताइएगा, आप क्योंकि फिल्म मेकर है, काफ़ी लंबे टाइम से जो है आप फिल्में बना रहे हैं। पहले के वक्त में रियलिटी बेस्ड फिल्में बनाना, वो भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट या गवर्नमेंट प्रो या फिर किसी भी रियल चीज़ को लेकर के, वो ज़्यादा इजी था या आज के वक्त में ज़्यादा आसान है? अभिव्यक्ति की आज़ादी है, हाँ। वो आज के टाइम में ज़्यादा है। पहले तो किस्सा कुर्सी का बताया ही था, उससे ना सिर्फ फिल्म को सीज किया गया, जो नेगेटिव होते हैं, पहले नेगेटिव चलते थे जिससे फिल्म बनती थी, वो तक जला दिए गए। ठीक है, तो आज किस्सा कुर्सी का आप देखना चाहें तो देख नहीं सकते, क्योंकि उसके नेगेटिव जल गए हैं, वो आपकी हॉल में आ ही नहीं सकती। तो पहले के टाइम में किशोर कुमार को बैन कर दिया, देवानंद को बैन कर दिया, मनोज कुमार को बैन कर दिया। आज आप बताइए किस्सा कुर्सी में था क्या उस मूवी में? मतलब एक बेसिकली एक सटायर था संजय गांधी और इंदिरा गांधी के ऊपर कि किस तरीके से वो इमरजेंसी वगैरह लगाते हैं और एक ऑटोक्रेटिक रूल लेके आना चाहते हैं। और अगर आप कांग्रेस को देखें तो वो पूरा एक डायनेस्टी चली आ रही है। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, संजय गांधी बनते हैं, लेकिन वो क्रैश में मर गए, तो राजीव गांधी और अब राहुल गांधी। आपके इतने अच्छे अच्छे लीडर हुए, पीवी नरसिम्हा राव जी हुए, ये क्या कहते हैं अपने लाल बहादुर शास्त्री जी हुए, और लाल बहादुर शास्त्री जी के ऊपर एक बड़ी अच्छी फिल्म बनी थी ताशकंद फाइल्स। अगर वो आप देखें तो आपको पता चलता है कि मतलब वो भी एक कॉन्स्पिरेसी थी उनकी। लेकिन वो कैसे फिर रिलीज हो गई? वो कैसे रिलीज हो गई? मुझे लग रहा है कांग्रेस के ही टाइम में अभी हुई है, 2019 में हुई है। 2019 में फिल्म रिलीज हुई है। देखिए 2019 में हुआ, उसमें भी कई तथ्य छिपाए गए हैं। आपको बता दें, उसमें एक रसोइया था जिसने पॉइजन दिया। हाँ। और सुन लीजिए लाल बहादुर शास्त्री ने कहा क्या है। 65 में जिस समय कश्मीर के अंदर कबायली एंट्री कर गए, लाल बहादुर शास्त्री ने मीटिंग कॉल की जिसमें 10 मंत्री आए। नियम ये है कि मंत्रियों को बुलाकर कैबिनेट प्रेसिडेंट को बोलेगा कि हम 3 जगह से मोर्चा करेंगे, गुजरात, राजस्थान और पंजाब से। उसमें तय हुआ, ये बात लीक कर दी 2 मंत्रियों ने
जिसमें एक मंत्री गई और कार से गई रशियन एम्बेसी में। ये बात बाबू जगजीवन राम ने 1980 में जिस समय प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव लड़ रहे थे उस समय उन्होंने ओपन किया इन मंत्रियों। चूंकि लाल बहादुर शास्त्री आके ये कहते ये बात किसने लीक की थी, उसमें इंदिरा गांधी का वो होता, पोल खुल जाती और इस वजह से ये देखिए भारत में फंडामेंटल जो राइट है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, उस पर 3 लिमिटेशन है, संविधान में लिखी हुई है। पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड डिसेंसी। 2014 में पीके फिल्म आई, हनुमान जी की फोटो गाल पे लगाना क्या ये मॉरली करेक्ट है? क्या ये डिसेंट बिहेवियर है? तब भी हिंदू जनता ने विरोध नहीं किया। क्यों? 70 साल में हिंदुओं को मानसिक तौर पर कमजोर कर दिया गया था कि तुम्हारी एप्लीकेशन पे कोई जो है एक्शन नहीं होगा और तुम्हारे धर्म की कोई इज्जत नहीं है, मिथिकल जो तुम्हारा धर्म है, ठीक है। ये सरकार ने कंजिक्यूटिवली किया है टाइम के साथ। अब हिंदू जाग रहा है, ठीक है। अब मुझे लगता है कि आने वाले 10 साल के बाद अगर कोई पीके जैसी फिल्म बनेगी ना तो वो बिल्कुल बैन होगी अगर उसमें ऐसा कोई सीन होगा। अब देखिए अगर कोई मुसलमानों के नबी के बारे में गलत बोलता है, मैं भी कहता हूँ नहीं बोलना चाहिए, उस पर एक्शन होता है। तो हनुमान जी हमारे लिए सेक्रेड है ना। कन्हैया लाल की हत्या भी तो इसी वजह से हुई। मैं वही कह रहा हूँ ना, बिल्कुल बिल्कुल हनुमान जी हमारे लिए सेक्रेड है। आमिर खान कैसे फोटो लगा सकता है बताइए मुझे? जो हमारे धर्म का है ही नहीं उसको हम अलाउ ही नहीं करते लगाने के लिए, उसने कैसे फोटो लगा ली? फिर भी वो फिल्म चल रही है। इसका मतलब क्या है पता है? हिंदू जागरूक नहीं है, हिंदू अपने आप को कमजोर समझ रहा है, हिंदू संगठित नहीं है। मगर लिबरल भी तो कह सकते हैं नहीं है, हम हर चीज एक्सेप्ट करते हैं। देखिए ऐसा है, एक्सेप्ट कहाँ पे? आप संविधान से हटाइए ना, मोरालिटी और डिसेंसी आप हटाइए वहां से, फिर कैसे एक्सेप्ट कर लेंगे आप? जब कानून में लिखा हुआ है मोरालिटी और डिसेंसी दोनों वर्ड है वहां पे, ना ये मॉरल है ना ये डिसेंट है, तो कैसे? ये केवल कमजोर मानसिकता है। हिंदू को लगता है कि हमारे एक्शन पे हमारी जो सुनवाई नहीं थी ना, अब वो सुनवाई हो रही है, इसलिए मौलानाओं को जो है चुलमित्री और कुछ नहीं है। बस इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का ही हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए और जबरदस्त ये यहाँ पर चर्चा करने के लिए। तो आज इस बात को कि धुरंधर 2 को कौन देखेगा नहीं देखेगा, कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का ये बयान आया था, लेकिन देखिए 100 करोड़ से ऊपर ये मूवी जाते हुए, और ये तो पहला दिन है, अभी तो ना जाने कब तक ये थिएटर में मूवी जो है वो लगेगी और कितने करोड़ को ये क्रॉस कर जाएगी, कितने रिकॉर्ड को तोड़ते हुए। सब पर नजर बनी रहेगी, अपडेट पहुंचाएंगे। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। इंडिया डेली पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।